जी। अ, बिल्कुल। और ये पूरी अपडेट के लिए शुक्रिया रुमान हाशमी साहब। मैं फिर आपके पास आऊँगा और समझूँगा यमन के हालात को, लेकिन उससे पहले प्रोफ़ेसर हमारे पास अरविंद सिंह तेजावत हैं और हाजी नाज़िम खान साहब भी जुड़ गए हैं। मैं पहले प्रोफ़ेसर अरविंद सिंह तेजावत साहब से कि ये जो याह्या सिनवार को जो कत्ल किया गया है, ये एक बड़ी कामयाबी के तौर पर इज़राइल इसे देखेगा। वो जश्न जो है मनाएगा। क्या लग रहा है लेकिन कि जब 12-13 महीने हो गए और एक छोटा-सा ग्रुप जिसको हम कह लें या जो भी हमास जो है, और जंग जो है जिस तरह से फैल गई, जंग गज़ा से निकल कर के लेबनान पहुंची, यमन, सीरिया या और इराक और ईरान तक, और बल्कि आलम इस्लाम तक भी अगर इसको देखते हैं, क्या कहेंगे तेजावत साहब कि ये जो इस वक्त का सिनेरियो है, कैसे उसे आप देखते हैं? मुमताज साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि इससे तो कहीं बेहतर कोल्ड वॉर वाला जो ईरा था वो ज्यादा बेहतर था। क्योंकि ये था कि कोल्ड वॉर में दुनिया खतरे में थी, खतरे की बात की जाती थी, पर सीधी सीधी लड़ाइयां तो कम से कम रही है। उस ड्यूरेशन में बहुत इतनी जंगें नहीं हुई है जितना कि मुझे लगता है कि 90s के डिकेड में रशिया कमजोर हुआ है, यूएसएसआर खत्म होके उस पे जो बना है। तो उसके बाद में मुझे लगता है कि जो अमेरिकन है उन्होंने इसकी शुरुआत दरअसल गल्फ पे, खासकर इराक पे अटैक करके की थी। उसको पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया और एक बहुत ही एक जो आबाद मुल्क था उसको सदियों पीछे धकेल दिया। यही हाल वो धीरे धीरे पूरे ही इस रीजन का करना चाह रहा है। उसके इरादे एकदम साफ है, जो पिछले काफी डिकेड से वह उसे इम्प्लीमेंट कर रहा है। और उसे अब एक ऐसा दोस्त मिल गया है मिडल ईस्ट में, इसराइल नाम से, जो शुरू से ही रहा है उसका पिछलग्गू रहा है, या दोनों के जो हुक्मरान हैं वो काफी एक दूसरे के करीब रहे हैं। यहाँ की जो लॉबी है, वो जूस लॉबी है, वह भी अमेरिका में काफी एक्टिव है और खासकर उनका मीडिया में काफी दखल है। तो यह सारी चीजें हैं, तो मिलके ये लोग कर रहे हैं। और यहाँ तक कि आप वहाँ की मीडिया की खबरें वगैरह भी देखेंगे तो वो भी काफी बायस्ड है। यहाँ तक कि जो बीबीसी जैसे जो न्यूज खबरिया जो चैनल्स हैं या वो है, वो तक अपने में बायस्ड कर रहे हैं और वो इन खबरों को प्लांट कर रहे हैं कि अमेरिका ने इसराइल को ये धमकी दी है कि अगर आप गाजा पट्टी में अगर आप वो वापस कैंप वगैरह और उनको वापस मदद नहीं पहुंचाते हैं, इंसानियत के नाते मानवीय मदद नहीं पहुंचाते, तो अमेरिका उनको वह जो मदद करना है, जो खासकर सैन्य मदद है, वो बंद कर देगा। पर यह क्या कह रहे हैं आप, तबाही मचा के फिर उसके बाद में वहां का मीडिया आपको ये बता रहा है कि दरअसल अमेरिका कितना दयालु है कि वह इसराइल को धमकी दे रहा है कि अगर आपने वहां पे ठीक से नहीं किया तो हम आपकी सैन्य मदद बंद कर देंगे। इससे बड़ा मतलब वो दो मुंहापन या इससे बड़ा जो हिपोक्रेसी क्या होगी कि आप एक तरफ लोगों को मार रहे हैं और मारने वाले आक्रांताओं को सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हम बड़े मानवीय हैं। यह दुनिया की मीडिया का और खासकर इंडियन मीडिया का यह दुर्भाग्य है कि वो दरअसल जो खबरें आती है उनका जो मेन सोर्स है वह अंग्रेजी है, क्योंकि इंडिया एक कॉलोनियल कंट्री रहा है पहले जमाने में। तो अंग्रेजी उसका, क्योंकि एक बड़ा तबका अंग्रेजी भाषा बोलता है, तो वहां से मीडिया से जो क्षण क्षण के खबरें आती हैं वही हमारे नेशनल मीडिया का कई बार हिस्सा हो जाती है। तो यह सारी चीजें हैं, पर इसके बावजूद जैसे कि हाशमी साहब ने भी बोला है कि आप कब तक करेंगे। जब पीएलओ जब था तो वो एकदम बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से वह अपना चला रहा था, वो कर रहा था। हालांकि इसमें छुटमुट हिंसक वो हुए हैं बीच में कभी कभी, पर आमतौर पे पीएलओ को वैसा नहीं कह सकते जैसा कि हिजबुल्लाह है या हमास है या वो है। तो उन्होंने एक के बाद एक उन्होंने अपने लिए दिक्कतें पैदा की है और मुझे लगता है कि जो इतिहास है, तवारीख है, वो कभी किसी को माफ नहीं करती है। इन सब चीजों का हिसाब देना होगा। अमेरिका को भी वो हिसाब देना होगा, इसराइल को भी देना होगा, क्योंकि वो जो कर रहे हैं, जो चीजें कर रहे हैं, वो इंसानियत के नाते हुए सारी चीजें ठीक नहीं है। मुमताज साहब, तो मुझे देखते हैं कि इन सब का जो हिसाब है वो आगे आने वाले दिनों में ये जो जितने भी ये जो पूंजीवादी देश हैं उनको जरूर से देना होगा। जी।
मैं बात करूंगा तेजावत साहब से। तेजावत साहब, हम जिस तरह से देख रहे हैं और इसको एक बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर याह्या सिनवार क्या ये इसलिए है क्योंकि इजराइल के अंदर जो है बहुत प्रोटेस्ट है। इजराइल के अंदर तख्ता पलट की सूरत हाल है, वहां पे लोग सड़कों पे उतरे हुए और आज भी आईडीएफ के तकरीबन 24 जवान लेबनान में जो अंदर घुसना चाहते थे, हिजबुल्लाह के साथ बाकायदा टकराव हुआ और वहां 24 आईडीएफ के जवान जो है वो मारे गए हैं, जो इजराइल के फौजी हैं। तो टकराव जमीन पर अभी भी बहुत तगड़ा है। और आज जिस तरह से हिजबुल्लाह ने फिर एक बार अपने मिसाइल और अपने ड्रोन्स का मुजाहिरा किया है और वो उसने फिर एक बार इजराइल को बहुत बड़ी धमकी दी है। तो ऐसे में क्या ये तमाम चीजों को प्रोपगेट करना ये इसलिए ताकि इजराइलियों को साधा जा सके, जबकि इजराइल खाली हो रहा है, मिलियन लोग जो है वहां से जा चुके हैं, वहां कारोबार बिल्कुल बंद हो चुका है, वहां पे तमाम जो एक्टिविटीज होती हैं आर्थिक या इक्तिसादी सब जो है रुकी हुई है। तो क्या ये लोगों को, आवाम को समझाने के लिए भी ये तमाम चीजें कि साहब हमने इनको मार दिया, ये खत्म कर दिया, अब हम ये करने जा रहे हैं, अब ईरान को भी खत्म कर देंगे और उसके बाद बहुत बड़ा स्पेस हमें मिल जाएगा, मतलब या इनको कुछ और इनके दिमाग में चल रहा है? मुमताज साहब, आपका जो सोचना है या आपने जो सोचा है इस पूरे मसले पे वो बिल्कुल ही ठीक है। वो ये वहाँ की सरकार ये तो सोच ही रही है कि इन्हीं सब चीज़ों को जिंदा रख के वो वहाँ की आवाम को उससे उलझाए रखें और जो नेतन्याहू पे जो करप्शन के केसेस हैं या बहुत सारी तमाम चीज़ें हैं, वो तो है ही, इसमें तो कोई वो दो राय नहीं है। इसके साथ-साथ वहाँ के जो थिंक टैंक ऑर्गनाइजेशंस हैं, जो वहाँ नहीं, के जो और यहाँ पे इंटेलेक्चुअल्स हैं। यहाँ पे रोकूंगा, यहाँ पे एक मैक है आईआईटी नीट, वो ट्विटर पे अपने लिख रहे हैं और मैं अभी जाकर के चेक भी करूंगा जब आप बातचीत करेंगे। उन्होंने लिखा है हमास का ऑफिशियल बयान आया है कि सिनवार इज अलाइव, ये उनका बयान आया है। बहरहाल इस पे जा करके मैं देखूंगा, लेकिन जो मैंने बात उठाई थी, जो सवाल उठाया था, क्योंकि ये जो है एक परसेप्शन की भी लड़ाई है, ये मुझे लग रहा है कि एक साइकोलॉजिकल वॉर भी है यहाँ पे जिस तरीके से, और जो बड़ी जंगें होती हैं उसमें तमाम हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है। तो इसको इस हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे जी, प्रोफेसर तेजावत। बिल्कुल, और अभी जो आपने आईडीएफ का जो इज़राइली डिफेंस फोर्सेस का आपने ज़िक्र किया है, वो भी एकदम बिल्कुल दुरुस्त है कि दरअसल जैसे-जैसे वहाँ पे फोर्सेस वहाँ ज़मीन पे जाएगी, तो कैज़ुअल्टीज़ बढ़ने वाली है और जब उनकी डेड बॉडीज़ इज़राइल में आएगी, जब वो लोग घरों की तरफ जब उनके जनाज़े निकलेंगे और जब वहाँ के इज़राइल के लोग देखेंगे, तो ज़ाहिर है कि वहाँ की सरकार पे प्रेशर बनना ही बनना है। तो जैसे-जैसे सोल्जर्स की जो ताबूत आएँगे, मरे हुए लोग आएँगे, तो इज़राइल के लोग उसे कहाँ तक बर्दाश्त कर पाएँगे या वो देखना यह भी है कि केवल ऐसा नहीं है कि जंग में एक तरफ ही नुकसान हो रहा है। जब वो अपनी तरफ से जब उनको नुकसान जब महसूस होगा, तो चीज़ें बहुत बदलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं जो इज़राइली थिंक टैंक जो थे, उनके जो सोचने के तरीका जो था, उनका ज़िक्र करूँगा और मैं ये कहूँगा कि जो रुमान हाशमी साहब का जो सोचना है, वो दोनों ही काफ़ी मतलब सिमिलरिटीज़ रखता है। दोनों में ही काफ़ी साम्यता है। वो ये देख रहे हैं कि ये जो हमास है या जो हिज़्बुल्लाह है या हौती है या जो इराक में जो इस्लामिक जो ऑर्गनाइज़ेशंस हैं छोटे-बड़े, तो वो उनका आगे आने वाले टाइम में असली जो दुश्मन है या असली कॉम्पिटिटर कहना चाहिए, वो नहीं है। जो उनका असली कॉम्पिटिटर है, वो चाइना ही है और हमें यह भी पता है कि उस ज़माने के यूएसएसआर को कमज़ोर करने के लिए अमेरिका ने जो चाइनीज़ जो नेशनलिस्ट पॉलिसी है, उसको मदद भी की थी, उन्होंने उनको सपोर्ट भी किया था। तो जो चाइना ने जो पुराने डिकेड्स में जो खासकर कोल्ड वॉर के ड्यूरेशन में जो उनको सपोर्ट किया था, वह भी जग जाहिर है। नहीं तो कम्युनिज़्म में तो ये होता है कि वहाँ पे अलग-अलग कम्युनिस्ट राष्ट्रों का कोई वो नहीं होता है, अस्तित्व नहीं होता है। वो एक ही किसी भी एक ही सरकार के तले, क्योंकि जितने भी जो सरकारें हैं वो अपने आप को एक-दूसरे का भाई समझती है। पर अमेरिकन पॉलिसी ने चीन को ही मजबूत कराया है और आज वही चीन
उसके लिए धीरे-धीरे खतरनाक साबित हो रहा है और उसको कंट्रोल करने के लिए ये कर रहा है। दूसरा जो भारत से उसको उम्मीद थी, उसको ये था कि भारत पूरी तरीके से उसका पिछलग्गू बन के रह जाएगा, वह हुआ नहीं है क्योंकि इंडिया की जो नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी है और उसकी जो जड़ें हैं वो इतनी मजबूत है, खासकर इंडियन फॉरेन पॉलिसी में, कि उसको नहीं नकारा जा सकता। और अभी चाइना भी ये देख रहा है कि इंडिया है वह किस खेमे में बैठना पसंद कर रहा है या खेमे में रहता भी है या नहीं रहता है। वह ब्रिक्स का भी मेंबर है, वह एससीओ का भी मेंबर है। और अभी जो पाकिस्तान में जो एससीओ में मीटिंग हुई है, उसमें भले ही भारत ने दोनों ही मुल्कों को अनकंफर्टेबल किया है, चाइना को भी किया है और पाकिस्तान को भी किया है, बावजूद चाइना को ये उम्मीद है कि फ्यूचर में खासकर शायद इंडिया वह उनके साथ मिलकर काम करेगा और अगर मिलकर काम नहीं भी करेगा, तो कम से कम वह सेलेक्टिव मसलों पे, सेलेक्टिव मुद्दों पे वह चाइना के साथ होगा। इंडिया ने ऐसा किया भी है। हालाँकि वह इसमें थ्रेट भी दे रहा है, वह बहुत सारी चीज़ें कर रहा है। तो आगे आने वाले डिकेड्स में जो अमेरिका की ये जो पॉलिसी है, वह अमेरिका के लिए ही बहुत खतरनाक होने वाली है। बिल्कुल हाशिम साहब का बिल्कुल सही से सोचना है और आगे आने वाले दिनों में उसके लिए क्योंकि वह अपनी ताकतें हैं वो कर रहा है और दूसरी तरफ एक तरीके से वह एक के बाद एक वो अटैक कर रहा है, तो इससे ये भी तो मैसेज जा रहा है कि वह इन सबको अपना साझा दुश्मन मानता है। तो अगर वह साझा दुश्मन मानता है, तो वह सब लोग मिलके और उनकी यूनिटी को लेकर वह आगे से और ज़्यादा मजबूत तरीके से वह हमलावर होंगे। पीएलओ का उदाहरण दिया, उसके बाद में हमास का है, हिज़्बुल्लाह का उदाहरण है, तो जैसे भी आई है, वह एक्सट्रीमिज़्म बढ़ा है और वहाँ से उन्होंने वहाँ इज़राइल के खिलाफ और कड़े कदम उठाए हैं। उनसे समझौता करना अब धीरे-धीरे मुश्किल होता जा रहा है। तो एक तरीके से इज़राइल वहाँ उलझ के रह जाएगा और मुझे लगता है कि बहुत लंबे टाइम तक कोई भी किसी भी दूसरे मुल्क को सप्रेस नहीं कर सकता है। फिलिस्तीनियों को आप कितने दिनों तक आप सप्रेस करेंगे? क्योंकि आज़ादी की जो हवा है वो एक बार लगने के बाद में या जो गुलामी का जो दर्द है वो बहुत लंबे टाइम तक सहा नहीं जा सकता है। इसलिए फ्यूचर तो बदलने ही वाला है। अब उसको वो कैसे अपने हिसाब से करना चाहते हैं, ये इन्हीं मुल्कों पे डिपेंड करता है मुमताज़ साहब। जी, जी। बिल्कुल। बस एक कमेंट छोटा-सा मैं तेजावत साहब से लूँगा और उसके बाद प्रोग्राम को एंड करूँगा। वो ये कि तेजावत साहब जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि यहया सिनवार ज़िंदा हैं और मान लीजिए कि यहया सिनवार ज़िंदा निकले, जैसा कि हालाँकि अभी रुमान हाशमी साहब ने कहा कि अमेरिका को रिपोर्ट ऐसे ही नहीं भेजते ये वो, लेकिन कई हवालों से भी आया है कि यहया सिनवार हूती से भी आया है, यमन से भी कई जगह से रिपोर्टें आ रही हैं कि अभी वो जिंदा है और कहीं कोई तस्दीक नहीं, अमेरिका ने भी नहीं की है। मान लीजिए ये बात झूठ निकलती है तो इसको किस जुमरे में रखेंगे? एक छोटा सा कमेंट। और ये क्यों ऐसा होता है? इससे पहले भी यहया सिनवार के लिए कहा गया था। छोटा मुमताज़ सा। साहब बिल्कुल ठीक है, जो अभी खबरें आ रही है, उसमें दोनों तरह की खबरें हैं। जो अभी जो रिलायबल सोर्सेज़ हैं, उनको देखने से ऐसा अंदाज़ होता है। पर यहाँ मैं एक दूसरी चीज़ को यहाँ छूना चाहूँगा, वो ये है कि जो रुमान हाफ़िज़ साहब ने खासकर फोर्सेज़ की बात की कि जब अमेरिकन सोल्जर्स जब मरेंगे, वहाँ जाएँगे। पर ये दरअसल थोड़ा-सा फ़र्क है। दरअसल इज़राइली डिफेंस फोर्सेज़ और अमेरिकन डिफेंस फोर्सेज़ में एक फ़र्क ये है कि जो इज़राइली डिफेंस फोर्सेज़ हैं, वहाँ के ज़्यादातर जो लोग हैं, वो इज़राइली हैं। अमेरिकन डिफेंस फोर्सेज़ में वो लोग हैं जिनको अमेरिकन सिटीज़नशिप तो दे दी है, पर ये वो वाले गोरे नहीं हैं, क्योंकि वो आम तौर पे अमीर लोग हैं और वो लोग उसमें जाना पसंद नहीं करते हैं, जो खासकर डिफेंस सर्विसेज़ में। जो अमेरिकन लड़कियाँ जो साउथ एशियन या बाकी जो एशियन लड़कों से शादियाँ करती हैं और वो अपने रोज़गार के लिए वहाँ डिफेंस फोर्सेज़ में जाते हैं। हो, पर वो वाक़ई में देखा जाए तो वो वहाँ के बहुत ही निचले तबके हैं, या तो उसमें ब्लैक ब्लैक जो हैं उनकी ज़्यादा तादाद है या वो हैं। तो इसलिए अमेरिका के जो अपने सोल्जर्स मरते हैं, तो वहाँ पॉलिसी लेवल पे उनको इतना दुःख नहीं होता है, जितना कि यहाँ बाकी केस में होता है। तो यही मैं कहना चाहता हूँ और क्योंकि अब समय हो गया है मुमताज़ साहब, तो बिल्कुल बात को नहीं, नहीं, करते हैं। बिल्कुल